नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। भारत ने नैरोबी में चल रही WTO मंत्री स्तरीय वार्ताओं में अपना रुख कड़ा करते हुए कृषि मसौदे पर ऐतराज़ जताया है और कहा है कि कुछ देश निर्यात सब्सिडी समाप्त करने के करार को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा जल्दबाजी दिखा रहे हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि दोहा दौर के लंबित एजेंडे को पूरा किए बिना भारत के लिए नए मुद्दों पर बात करना मुश्किल होगा, जिन्हें कुछ विकसित देश आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक कृषि मुद्दों पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। कृषि मसौदे के बारे में निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत इसकी भाषा पर नाराज़गी जता चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी टीम ने WTO के मंत्री स्तरीय मसौदे की हर लाइन देखी है। हमने कृषि पर समूह के अध्यक्ष लेसोथो को कह दिया है कि हम इस मसौदे से खुश नहीं हैं। दुनिया भर के गैर सरकारी संगठनों ने भी WTO के मसौदे की भाषा पर तीखा एतराज़ जताया है और इस ड्राफ्ट को किसान विरोधी बताया है। देश देशांतर में आज यही विषय है हमारी चर्चा का, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि WTO मंत्री स्तरीय वार्ताओं में भारत के समक्ष अब क्या विकल्प हैं। इस चर्चा में मेरे साथ हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में सचिव रहे अजय दुआ साहब, गैर सरकारी संगठन जीन कैंपेन के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन सहाय, मनी भास्कर के संपादक हरवीर सिंह और चंडीगढ़ से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं कृषि मामलों के जानकार लेखक और पत्रकार देवेंद्र शर्मा। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अजय दुआ साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा कि जो उम्मीदें भारत को थीं और दोहा दौर की जो वार्ताएँ हैं वो बाली से होते हुए अब नैरोबी पहुँची हैं, क्या उसमें आप कोई परिवर्तन देख रहे हैं? भारत के स्टैंड में तो कोई ज़्यादा मैं परिवर्तन नहीं देख रहा अभी तक जी। पर परिवर्तन जो लग रहा है, जो विकसित देशों के जो स्टैंड था उसमें थोड़ा मुझे नैरोबी में बाली से थोड़ा ज़्यादा कठिन रिजिड स्टैंड लग रहा है। और अभी तक ऐसा कोई ड्राफ्ट ऑफिशियल कहिए या अनऑफिशियल कहिए जो कल की मीटिंग में दिया गया था, जो मुझे लगता है चर्चा विकसित देशों के साथ करके बनाया गया था, ये पहला मंत्री दर्जे की ऐसी कॉन्फ्रेंस में बना के एग्रीकल्चर पे दिया, कृषि पे दिया गया है। तो मैं उम्मीद यही रखता हूँ कि भारत ने अभी तक जो अपना स्टैंड लिया हुआ था जी, उसी पोजीशन पे वो कायम रहेगी और विकसित देश जी, भी पूरा समझ पाएंगे, अप्रिशिएट करेंगे कि भारत और 32 दूसरे देश जी, जो कृषि के ग्रुप में G33 एग्रीकल्चर पे हैं, उनका रुख क्यों इस तरह लिया गया है। मैं इतना ही जस्ट कहना चाहूँगा कि इन सब देशों में कृषि एक व्यापार नहीं है। जो भारत का स्टैंड रहा है, कृषि एक ये लाइवलीहुड है, उनका ये वोकेशन है। इतने कई ऑलमोस्ट बिलियन लोगों से ज़्यादा का ये वोकेशन है कि उसको अप्रिशिएट करें, तो उससे उनका पूरा स्टैंड जो आज वो कमर्शियल रूप से देख रहे हैं उसमें काफ़ी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। देवेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं चंडीगढ़ से। देवेंद्र शर्मा साहब, लगभग 10 दिन पहले आपने एक लेख लिखा था और कहा था कि भारत को मजबूती दिखानी चाहिए। क्या आपको लगता है कि निर्मला सीतारमण के बयान के बाद आपको वो मजबूती भारत के तर्क में आई है? और दूसरा ये कि अब जबकि नैरोबी में ये WTO की मंत्री स्तरीय वार्ताएं ख़त्म होने वाली हैं, कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है? देखिए, पहले तो आपने कहा निर्मला सीतारमण जी ने जो कहा है उसमें मजबूती नज़र आती है। इस बात पे अभी मैं दावे से नहीं कह सकता, क्योंकि जितनी भी पीछे वार्ताएं हुई हैं उसमें जब भी हमारे कृषि मंत्री जो हमारे वाणिज्य मंत्री वहां जाते हैं, जो बोलते हैं वो हर बार वो उतने ही जोर से बोलते हैं बाहर जो बोलते हैं, लेकिन जब नेगोशिएशन के बाद वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। जी। ये होता आया है आज तक। और मुझे याद है कि एक इंग्लिश में जो कहावत है, इसलिए मैं याद कर रहा हूँ क्योंकि 2013 में जब मिनिस्ट्रियल हुआ था बाली में, जब जिसमें आनंद शर्मा जी गए थे हमारे वाणिज्य मंत्री, मेरा मानना है कि एक जो कहावत है वो बिल्कुल लागू होती है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। वो एक समय था कि जब भारत को अपने स्टैंड पे दृढ़ रहना था और उस पर मजबूती दिखानी थी। वहां पर तो हमारे आनंद शर्मा कॉम्प्रोमाइज करके आगे थे, और उसी का भुगतान जो है आज हमें देखना पड़ रहा है, या उसको आज हम सहन कर रहे हैं, या जो भी बर्दाश्त करेंगे वो उसका ही एक आउटकम है। अगर उस समय आनंद शर्मा ने एक स्टैंड लिया होता देश के हित को रख के सामने,
तो मुझे लगता है कि आज हम सिचुएशन में नहीं खड़े होते। उसके बाद जुलाई 2014 में भी जब प्रधानमंत्री के सामने ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक पोजीशन ऐसी आई थी, एक टाइम ऐसा आया था कि जब 31 जुलाई से पहले हमें एक स्टैंड लेना था। अगर हम उस पर अटल रहते और ये जो एग्रीमेंट हुआ है, इसको ट्रेड फैसिलिटेशन ट्रीटी कहते हैं, उसके लिए वो था, हम लोग उसमें रोड़ा बने हुए थे जो दुनिया मानती थी। लेकिन हमने वहां पर भी एक तरह से घुटने टेक दिए। हमने उसी समय क्यों नहीं मांगा कि हमें परमानेंट क्लॉज चाहिए, हमें टेम्परेरी नहीं चाहिए। दोनों लोगों ने हमारे देश का जो पहले है, अगर आपने एक जगह फेल कर गए हैं तो अब उसका भुगतान तो हमें यहाँ कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। और आज जो वित्त मंत्री कह रही हैं वहाँ, वित्त मंत्री सॉरी अपने जो कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं वहाँ पर कह रही हैं, वो ठीक है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि ये अगला एक दिन में रात को या अगले दिन कल क्या आउटकम उसका होता है। लेकिन एक चीज़ और कुर्बान जी मैं कहना चाहता हूँ कि ये समझ नहीं आता कि जब ओबामा को इंटरेस्ट होता है तो वो भारत के प्रधानमंत्री को फ़ोन करते हैं, जब जापान के प्राइम मिनिस्टर का इंटरेस्ट होता है तो हमारे यहाँ आते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं ओबामा साहब को बताया या जापान के प्राइम मिनिस्टर को बताया, दोनों भी हाल में यहाँ पर थे या उनसे फोन पे बात हुई है कि हमारे इंटरेस्ट को आप जो है इसको अपोज क्यों कर रहे हैं वहाँ WTO वार्ता में। आप रहे देवेंद्र जी, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। आता हूँ आपके पास में जी। डॉक्टर सुमन साहब, आप किस रूप में देख रही हैं भारत के इस रुख को जो नैरोबी में रखा है निर्मला सीतारमन ने, और ये कि आपको क्या उम्मीदें हैं नैरोबी से? इस वक्त तो उम्मीद जताना बड़ा कठिन लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से मसला चल रहा है। देखिए, इस वक्त भारत के लिए 3 मुख्य मुद्दे हैं जी। एक तो है कि दोहा राउंड को ज़िंदा रखना, और दोहा राउंड में जो विकासशील देशों के लिए बड़ी मुश्किल तमाम से जगह बनाई गई थी, उस जगह को बरकरार रखना। दूसरा, हमारी जो 2 चीज़ें हैं एग्रीकल्चर में, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज़म्स और पब्लिक स्टॉक होल्डिंग। जो शर्मा जी अभी कह रहे थे कि एक माहौल बनाने की बात होती है, स्पेशल सेफगार्ड्स को लेके हमने तब से लेके अब तक कौन सी पहल की है, और हमें मालूम है कि पब्लिक स्टॉक होल्डिंग में जो सब्सिडी का मसला फंस रहा है, वो मसला फंस रहा ये है कि 86-88 के रेट पे हम सब्सिडी को मानेंगे, और इसमें तो दुनिया बदल गई है। सब्सिडी के रेट क्या, अमेरिका ने अपनी सारी सब्सिडी बड़ी अक्लमंदी से धीरे धीरे ग्रीन बॉक्स में डाल दी, जो कि WTO के सब्सिडी के कटौती वाले हिस्से में नहीं आता है। हम क्या कर रहे थे? हमने क्यों नहीं कदम उठाए उस वक़्त? हमने क्यों नहीं इस 86-88 की चीज़ को और मजबूती से रखा, और हमने क्यों नहीं इसको कंडीशनल कर दिया कि जब तक दोहा के ऊपर आगे चर्चा नहीं बढ़ेगी, हमारी भागीदारी किसी भी और मिनिस्टीरियल में जो है वो सिर्फ एक टोकन की रहेगी, हम नेगोशिएट नहीं करेंगे। क्योंकि नेगोशिएशन जो होता है बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, और जिस तरह से अमेरिका नाच नचाता है, आखिर हम भी तो सीख सकते हैं उस नाच नचाने को। ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमको, जब हम सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपने नेगोशिएशंस को देखते हैं, चाहे पेरिस हो, खेती हमको कहीं नहीं दिखाई देती। खेती एक क्षेत्र नहीं दिखता है जहाँ पे कि भारत का चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, वो जाके कहे कि भैया सब चीज़ बाकी छोड़ो, खेती पे पहले समझौता करेंगे, तब हम आगे सोलर एनर्जी की बात करेंगे। सबसे बड़ी जो दिक्कत है हमारे यहाँ, हम खेती को किसी भी तरह की प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं। हरवीर जी, अभी आपने डॉक्टर सुमन साहब को सुना, देवेंद्र शर्मा साहब को भी सुना, और अजय दुआ साहब को भी। जो ये बयान आया है भारत की तरफ से, जो निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि साहब कृषि के मामले पे कोई सहमति नहीं बन पा रही है, और अभी भी जो नैरोबी से खबरें आ रही हैं उसमें नहीं लगता कि जो ड्राफ्ट जारी होगा, फाइनली अप्रूव किया जाएगा 162 देशों की तरफ से, उसमें भारत की शंकाओं का समाधान होगा। तो फिर मामला बाली से आगे कहाँ बढ़ा? देखिए, एक तो मेरे ख्याल से अब स्थिति यही बन गई है कि इस जो अभी वार्ता चल रही है उसको बचाया कैसे जाएगा जी, और अगर वो भारत के रुख के चलते कामयाब नहीं होती है तो सारा का सारा ठीकरा भारत पे फोड़ा जाएगा जी। और हम लोग जिस तरीके से, जैसे अभी सुमन जी ने कहा है, आप ये बताइए कि WTO में इतना बड़ा मसला, इतना अहम मुद्दा है, हमारे देश में अभी भी ज़्यादातर आबादी खेती और उससे जुड़े चीज़ों पर निर्भर करती है। कौन सी डिबेट, कौन सा डिस्कशन आपके देश में हुआ जाने के पहले? कहीं कोई किसी भी तरीके का अभी भी, मतलब गवर्नमेंट का जो रुख है वहाँ जा कर के मंत्री बयान देती है, या इस मीटिंग के शुरू होने के कुछ दिन पहले 1-2 बयान आते हैं कि हम लोग ये करेंगे। और आप ये देखिए कि हमारी अपनी जो कमजोरी है वो ये है कि हम लोग बनना तो चाहते हैं इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, हमारे जान अटकी हुई है एग्रीकल्चर में, उससे हम बच नहीं पा रहे हैं।
तो हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए और इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स के लिए, और वहाँ तमाम सारी छूट हम उनको देते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ को, और उनको अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं। एग्रीकल्चर को हम लोग भूल जाते हैं। अब ये आप ये देखें, जब से WTO का मसला है और इवन जब से गैट है, WTO है, लगातार एक ही मसला रहता है कि ट्रेड के लिए एक्सेस दीजिएगा, आप ड्यूटी घटाइएगा, मौका दीजिएगा एक बाजार खड़ा करने का। अभी भी वही मसला आ रहा है। और जो हम लोग इतने कमज़ोर हैं, आप जानते हैं कि अभी सरकार ने पिछले दिनों एग्रीकल्चर में जो शुगर एक्सपोर्ट हमारा है, इतना बड़ा सेक्टर एकदम बर्बादी पर खड़ा है, उसमें एक्सपोर्ट सब्सिडी को WTO के डर से बंद कर दिया, इसी सीजन में बंद किया। अब कहते हैं कि वो किसान के नाम पर पे जो है, वहाँ भी एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर दिया किसान और मिलों के बीच में कि मिलों डायरेक्ट किसान के नाम पर गन्ना पेमेंट के लिए दे देंगे, क्योंकि वहाँ WTO में ये सब्सिडी नहीं दे सकते। दूसरा मसला ये है कि आप ये बताइए कि जो एक तो रेट वाला जिक्र किया सुमन जी ने, फिर ये क्लाइमेट, इवन क्लाइमेट वाले मामले में हम हर जगह कृषि को एक स्कैपगोट बनाते हैं तमाम सारी चीज़ों में। तो जब तक हम लोगों का अपना रुख क्लियर नहीं है, और ये देखिए कि इसमें कहीं ना कहीं भारत को कॉर्नर करने की कोशिश होगी आखिरी दौर तक। अजय द्वा साहब, आप तो उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय में सचिव रहे हैं, जाहिर है आप इस प्रोसेस का हिस्सा रहे होंगे, इन डायलॉग्स में आपने हिस्सा लिया होगा जो दोहा राउंड की चल रही हैं। जो बात ये निकल कर के आ रही है, और देवेंद्र शर्मा साहब जिसके बारे में इशारा कर रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि हम विकसित देशों के सामने जाकर के घुटने टेक देते हैं, सरेंडर कर देते हैं और अपनी बात को प्रभावी ढंग से नहीं रख पाते। पिछले 2-4 साल से मैं इन वार्तालाप में हिस्सा नहीं लिया, और उससे पहले ज़रूर लिया है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 2009-10 तक तो मुझे नहीं लगता कोई कह सकेगा कि भारत ने विकसित देशों के सामने अपने घुटने टेकाए। ये मामला हमने 2006 में हांगकांग में जब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, 2005 दिसंबर में, जनवरी में 2006 के, उस टाइम पहली बारी इतने स्पष्ट रूप से कहा था, देखिए जब तक हमारा कृषि के ऊपर सौदा नहीं होगा, कृषि को जब तक आप भारत के विकासशील देशों को कृषि के ऊपर आप पूरा चर्चा नहीं करेंगे, उसके ऊपर जो हम प्रोटेक्शन ढूंढ रहे हैं, उस टाइम इतना पब्लिक होल्डिंग नहीं कहते थे, ये पब्लिक स्टॉक होल्डिंग विषय बाद में आया है। उस टाइम था सब्सिडी का, कि आप विकसित देश, आप इतनी बड़े प्रमाण में सब्सिडी दे रहे हैं, USA और दूसरे यूरोप वगैरह अपने एग्रीकल्चर को, और हमारे को आप कह रहे हैं कि आप वो निकालिए। उस टाइम आप हमसे कह रहे हैं कि इंडस्ट्री का अपना खोलिए, एक्सेस हिंदुस्तान में बढ़ाइए इत्यादि, कि हम पहले इस चीज़ के ऊपर तो क्या आपको फिर विकासशील देशों का समर्थन मिला या विकसित देशों से भी किसी तरह की मदद मिली? मैं ये बता दूं कि विकसित देशों ने उस टाइम ये विषय पे हमसे कोई दबाव नहीं डाला गया कि आप जरूर करेंगे। हमने कहा ठीक है, जो पहले चर्चा हो चुकी है ठीक है, हम इस विषय पे पहले एक कोई तरीका ढूंढना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जो पिछले साल बाली में और 2 साल पहले जो पीस क्लॉज का भारत ने जो एक्सेप्ट किया, उसके कारण हमें थोड़ी सी अड़चन जरूर अब पड़ रही है। कारण पीस क्लॉज था टेम्परेरी सोल्यूशन, जिसके बारे में अभी बात चली थी कि हमने आज तक ये ऐसा रुख नहीं लिया था कि हम टेम्परेरी कुछ चीज़ मानने को तैयार हैं, और अब उसी चीज़ को हमें यहाँ पे नैरोबी में हमें दिखाया जा रहा है कि आप क्यों नहीं, जब आपने 2 साल पहले एक स्टैंड लिया था, उस स्टैंड के ऊपर ही आगे आप क्यों अब बदल के उसके ऊपर सोल्यूशन नहीं आने देते। देवेंद्र शर्मा साहब, अभी आपने सुना अजय द्वा साहब ने अपनी बात रखी 2006 से 2009 के बीच, जब वो इस मामले के इंचार्ज थे, लेकिन अभी वो तो पुरानी बात हो गई। अब हम क्या उम्मीद कर सकते हैं और सरकार को क्या कुछ करना चाहिए ताकि अपने हितों की सुरक्षा कर सकें, अपने किसान की कृषि की बात कर सकें और उसे बचा सकें? प्रॉब्लम यह है कुर्बान जी कि हम बाहर जो मर्जी कहें, लेकिन हम अपने देश में भी वही चाहते हैं जो WTO चाहता है जी। अगर आप देखें, एक साल पहले एक फूड मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जो स्टेट्स जो हमारे MSP से ज़्यादा बोनस दे रहे हैं वो बंद करें, अगर नहीं कर सकते तो MSP जो प्रोक्योरमेंट सरकार करती है वो नहीं करेगी। यही तो WTO चाहता था। WTO में जो फूड पब्लिक स्टॉक होल्डिंग की बात हो रही है, उसमें बेसिक मुद्दा ये नहीं है कि आप लोगों को अनाज न दें, वो ये चाहते हैं कि अनाज आप अमेरिका से लें, अनाज अमेरिका से ले, हमारे देश के किसान जो है वो ना पैदा करें।
तो वो एमएसपी को चाहते हैं वहीं पर उसको बाउंड कर दिया जाए या एमएसपी और क्रॉप्स को ना दिया जाए। तो हमारी सरकारें खुद चाहती हैं, ये हम देश में ही कर रहे हैं, हम वहां तो अपना स्टैंड ले रहे हैं। तो ये दोगली नीति जो है ये एग्रीकल्चर को यहाँ नुकसान पहुंचा रही है और वहां हमारी पोजीशन को कमजोर भी कर रही है। अब सिचुएशन ये आ गई है कि आज मुझे मालूम नहीं क्या होगा, वाणिज्य मंत्री वहां पर क्या करेंगी, लेकिन जैसा मैंने वहां से पहले कहा कि जितने मैंने नेगोशिएशंस देखे हैं और सुमन जी भी साथ में रही हैं, हम लोगों ने जब जितने नेगोशिएशन देखे हैं हम सब जानते हैं कि इंडिया ने कॉम्प्रोमाइज किया है। चाहे अपना ये मैं यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आऊंगा, लेकिन हम तो एक एक गिना सकते हैं कहाँ कहाँ पर हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया था। तो ये जो हमारी पोजीशन रही है कि हम लोग एक तरह का वहां का स्टैंड और यहाँ के स्टैंड में इतना अंतर्भेद होता है, मुझे लगता है पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि अभी भी देख लीजिए आप कि जैसा अभी इन्होंने बताया कि गन्ने के ऊपर जो हम उसकी बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट सब्सिडी की, लेकिन गन्ने के बाद आप ये देखिए कि हमारी सरकार ने इस साल गेहूं और धान में सिर्फ मात्र 50 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत बढ़ाई है। क्यों बढ़ाई है? ये तो WTO का भी दबाव है एक तरफ, और दूसरा ये भी है कि आप ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो ना बढ़े। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ही उस दायरे के अंदर चल रहे हैं तो हम किसको दोष देंगे? सच्चाई ये है कि हमारी जो सरकार है, जैसे कहा गया है कि कृषि के मामले में वो बिल्कुल लो प्रायोरिटी एरिया है, या वो इकोनॉमिक रडार स्क्रीन से एग्रीकल्चर हमारा गायब है। तो जब हमारी सोच ही इस तरफ है तो प्रायोरिटी पे नहीं आता। आप भी देखिए कल वो IT के सेक्टर में जो नेगोशिएशंस के हुआ है उसकी सराहना की जा रही है, लेकिन एग्रीकल्चर में क्या कारण है कि हमारे ड्राफ्ट में हमारी दोनों बातें जो थी वो नहीं है? इसका मतलब साफ है कि हम कहीं कमजोर थे। ठीक। डॉक्टर सुमन साहब, आप कितना सहमत हैं जो देवेंद्र शर्मा साहब कह रहे हैं, और क्या वाकई ऐसा लगता है कि हमारी मतलब इस वक्त कोई कृषि नीति नहीं है, और या कि हम अपने हितों को साधने के बारे में व्यापक रूप से कोई चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, कोई सहमति नहीं बना पा रहे हैं? बिल्कुल, हम पूरी तरह से सहमत हैं। और न तब थी कृषि नीति, न आज है कृषि नीति, न तब थी कृषि की प्राथमिकता, और आज तो और घट के भी स्थिति बदतर हो गई है। आप ये निर्मला जी का कल का रुख देखिए, जब ओपन एंडेड डिस्कशन हुआ था एग्रीकल्चर में, जहां हर देश को अपनी जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं उसको विस्तार से रखने का मौका दिया जाता है। कल के ओपन एंडेड मीटिंग में इन्होंने जिक्र तक नहीं किया है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के बारे में, उस शब्द ही नहीं इस्तेमाल हुए हैं। तो आप संकेत क्या दे रहे हैं? आप कह क्या रहे हैं बिना कहे कि ये हमारे लिए प्रायोरिटी में नहीं आ रहा है। दूसरा जो स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म है, जिसके ऊपर और बला टली हुई है, जिसमें हमारा ये रुख है कि हम कहते हैं कि जब भी कुछ ऐसा एक्सपोर्ट का वो उठता है, हम अपनी टैरिफ बढ़ा देंगे, हम अपने किसानों के उत्पाद को प्रोटेक्ट करेंगे। उस पर विकसित देशों ने कहा है तो ठीक है, उस पर तो हम बाद में बात करेंगे, पहले आप मार्केट एक्सेस दे दीजिए। जब आप मार्केट एक्सेस दे ही देंगे तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। उस वक्त हमारी मंत्री जी ने क्यों नहीं कहा कि इसके ऊपर आगे चर्चा हो ही नहीं सकती है जब तक कि हम स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म के बारे में एक कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन बनाएं? कहने का मतलब घूम फिर के फिर वहीं आता है। एक ज़माना था जबकि एक कमिटी बनी थी इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर, और ये गैट और WTO के ऊपर सारी डिस्कशंस होती थी, देश के अंदर एक मत बनता था। वो कमेटी शुरू की गई थी और उसमें फिर मुरसली मारन वगैरह भी कॉमर्स मिनिस्टर रहे थे, पूरी विस्तार से चर्चा होती थी। उस कमेटी के सदस्य हम भी थे। तब एक कोशिश की गई थी कि अन्य तरीके के इंडस्ट्री के, सिविल सोसाइटी के एक्सपर्ट्स के राय लेके एक पोजीशन बनाई जाए जी। और तब कई तरह के राय और आवाज़ें सुनने को मिलती थी, और एक थोड़ा सा पका हुआ, आखिरकार जाके वो पार्लियामेंट तय करती थी कि क्या करना नहीं करना है, बट यू हैड द एडवांटेज कि आपको बहुत से व्यूज़ आते थे। वो सब खत्म हो गया है। और जैसा हरवीर जी भी कह रहे थे, शर्मा जी भी कह रहे थे कि डिस्कशन हुए हैं, क्या मतलब दो लोग की बुद्धि से अब ये चलेगा? सारी जो सरकार के अंदर जो हैं, चाहे नौकरशाह हों चाहे मंत्री हों, सब सिर्फ वहीं पे चलेगा? तो ये अब ये दुनिया वैसी रही नहीं। बहुत से लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और बड़ी इंटरकनेक्टेड सी दुनिया है। और सिर्फ ये कहना कि हम इंडिया ये पोजीशन लेके जा रहे हैं क्योंकि हमारा ये मन है, हमने किसी से ना राय की है न मशवरा, ये आगे जाके बहुत दिक्कत पैदा करेगा। ठीक है हरवीर जी, जो अभी इशारा किया डॉक्टर सुमन सहाय ने, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं अरविंद पानगड़िया साहब और मुख्य आर्थिक सलाहकार सरकार के अरविंद सुब्रमण्यम साहब, उन दोनों की और वित्त मंत्रालय की ये लाइन है और ये मशवरा है कि भारत को धनी देशों की, विकसित देशों की, औद्योगिक देशों की बात मान लेनी चाहिए, चाहे वो क्लाइमेट का मामला हो या WTO की ये मंत्री स्तरीय वार्ताएं हों। ऐसे में क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि
वाणिज्य मंत्री इससे अलग कोई लाइन ले सकती हैं? देखिए, एक तो मैं ये कहूँगा कि वाणिज्य मंत्री का कोई बहुत लंबा अनुभव कृषि से जुड़े मामलों में और इवन वाणिज्य के मामले में नहीं है। पहली बार वो बनी है और हम लोग एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज इतनी महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री में इस सरकार में देख रहे हैं। बहुत ही मतलब दुआ जी इतने वर्षों से रहे हैं, ऐसा कभी इतना अहम डिपार्टमेंट वो पहली बार ऐसा है। दूसरे, नीति आयोग जब आपने बनाया, नीति आयोग में तो आपने कृषि का सदस्य ही नहीं बनाया, अब कुछ महीने पहले एक सज्जन को उन्होंने मेंबर बनाया। तो तीसरे और कोई दूसरा इस तरीके के जो लोग हैं, तो यहाँ पर तो कृषि प्राथमिकता में आती नहीं। और एक बड़ी बात देखिए, जिस तरफ देवेंद्र इशारा कर रहे थे, ये लोग तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सिस्टम ही खत्म करना चाहते हैं। अभी एक नया फंडा चल रहा है कि डेफिशिएंट पेमेंट, कि सब कुछ मार्केट पे छोड़ देंगे, सरकार कोई डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करेगी और बाजार में सामान किसान बेचेगा, जो दाम का अंतर आएगा उसको सरकार डेफिशिएंसी पेमेंट में दे देगी। अब किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, एक छोटा सा प्रोटेक्शन किसानों को मिला हुआ है, आप उसको तो मजबूत नहीं करना चाहते लेकिन उसको ख़त्म करना चाहते हैं। इसी तरीके से पब्लिक स्टॉक होल्डिंग में जब बात आई तो आपने तो कहा FCI को ख़त्म कर दीजिएगा। तो जो थोड़ा बहुत सिस्टम किसानों को सपोर्ट करने का बचा है, खासतौर से मार्केट इंटरवेंशन को लेके, उसको भी आप ख़त्म करना चाहते हैं। और ये तीनों लोगों ने, अभी मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जब यही बात है कि अब यहाँ से हो सकता है जाके फिर से कोई IMF का चीफ इकोनॉमिस्ट बन जाएगा। हमारे तो जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं उनकी दुनिया वहाँ पे है। ये देश तो उनको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आता है और उनके CV में एक जुड़ जाता है एक्सपीरियंस कि भारत जैसी विशाल इकोनॉमी के ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं, जा करके देखो बढ़िया से अपना करते हैं। तो बेसिकली जब तक यहाँ के सरोकारों से जुड़े हुए लोगों की बात नहीं होगी, इवन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री लेम डक की तरह चल रही है। बताइए क्या कोई बड़ा इशू अभी तक एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कोई उठाया? आपके इतना बदहाल हो रहा है, अब 3 साल, चौथा सीजन आपका बर्बाद जा रहा है किसानों का, और हम सिर्फ बात कर रहे हैं। नवंबर के अंत में जाकर के हमारे राज्य सूखा घोषित कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन, मतलब इतना मजाक बना दिया है आपने कि पता है कि सूखा पड़ा, नवंबर में अनाउंस करेंगे, अगले साल फरवरी में देंगे किसान को कंपनसेशन। और हम लोग डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, सब कुछ बहुत स्पीड से होता है। तो बेसिकली स्मार्ट सिटी भी तो किसान को उजाड़ के ही बनेगा ना। तो एक्चुअली हमारा खुद का जो एजेंडा है, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, और उसमें फिर जो अब WTO में आप हम सब कोशिश करें और ये उम्मीद रखें कि शायद किसान के हित की वहाँ पे ये लोग रक्षा करें। नहीं तो हो सकता है कोई IT में बेनिफिट लेने के लिए, ट्रेड फैसिलिटेशन में लेने के लिए, वैसे ही 1 साल से आपका एक्सपोर्ट तो नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ समझौता ना कराएं। जैसे पीस क्लोज वाला जो मसला जो हम इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम चरण में है, जो बहुत सारी बातें की गई, मैं उस पर जाए बिना आपसे ये जानना चाहूँगा बहुत ही संक्षेप में कि हमें नैरोबी से क्या उम्मीद करनी चाहिए? खासी कुछ नहीं। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष हित की बात भारत के नैरोबी से निकलेगी। ये थोड़ा दुखजनक बात है, कारण इतने बड़ा देश और जिसमें अब हर चीज़ में महत्व दिया जा रहा है, WTO नेगोशिएशंस में कृषि के अलावा मुझे नहीं लगता किसी और चीज़ में भी। देवेंद्र शर्मा साहब, कुछ विशेष आपको कोई उम्मीद नज़र आ रही है? बहुत संक्षेप में। मैं इस बात से सहमत हूं और मेरा ये मानना है कि भाई WTO में जो अभी मीटिंग चल रही है उसमें इंडियन एग्रीकल्चर इज ऑन द चॉपिंग ब्लॉक, और अगर ये सरकार इंडियन एग्रीकल्चर को नहीं बचा पाती है तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 सालों में सरकार को अपने आप को बचाने का भी तरीका को ढूंढ लेना चाहिए। ठीक, डॉक्टर सुमन साहब, आप क्या सोचते हैं? किसी भी तरह से कोई उम्मीद की किरण तो दिखती नहीं है, और हम हरवीर जी से पूरी तरह से सहमत है कि आपको तो लिखाई दीवार पे दिख रही है ना कि हम क्या कर रहे हैं। हर चीज़ में तो हम समझौता करते चले जा रहे हैं, और कृषि को जैसे हमेशा बलि का बकरा बनाया जा रहा है, वो शायद इस वक्त भी हो जाए, और कृषि का जो भी उम्मीद रख पाते थे वो तो पहले दिन से ही ख़त्म है। नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि नैरोबी में WTO को कोई कामयाबी मिल पाएगी? क्या वो एक अंतिम सम्मेलन मान रहे हैं? नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हमारी न तैयारी रही है, ना हमने उस तरह की पोजीशंस रखी हैं। आप घर से मजबूत होके जब जाते हैं तब जाके वहाँ पे शेर बन के लड़ते हैं। आप घर से ही अगर दुम दबाए जा रहे हैं, कृषि को परे करके जा रहे हैं, वहाँ क्या लड़ेंगे आप? हरवीर जी, आप क्या मानते हैं कि क्या अब नैरोबी के बाद फिर कोई एक सम्मेलन होगा, फिर उसमें कोई निगोशिएशंस होंगी? देखिए, भारत के लिए बहुत ही संकट की स्थिति है वहाँ पर, मैं बताऊँ, क्योंकि अफ्रीका में पहली बार WTO का कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है। अफ्रीकन कंट्रीज चाहेंगे कि इसमें कुछ न कुछ निकले, और उसमें WTO आपको जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं
उनको एक कुछ ना कुछ मदद देता है, तो वो कहेंगे देखिए डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ खेलेंगे खेल कि हम आपको मदद दे रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में से भी हमारे साथ जो लोग खड़े हैं, हो सकता है कि ज़्यादातर लोग हमें छोड़ के अलग हो जाएं और फिर कहा जाए कि ये भारत है अकेला जो कि दुनिया के इतने बड़े समझौते को, जो ट्रिलियन डॉलर्स की जो आगे इकोनॉमीज गेन कर सकती है दुनिया की, उसको बढ़ने से रोक रहा है। अब उसमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो वहाँ पर गए हैं पार्टिसिपेंट, मिनिस्टर और बाकी लोग, वो किस तरीके से इस संकट से निकल पाते हैं। बाकी तो लोगों ने बता ही दिया कि बहुत उम्मीदें नहीं है, अब वो टूटेगी वार्ता या हम लोग स्कैपगोट बनेंगे, ये देखने की बात है। डॉक्टर सुमन साहब, बहुत ही संक्षेप में आपकी क्या सलाह होगी इस स्थिति में भारत सरकार को? लड़ मरिए, क्योंकि वैसे भी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो हो चुकी है उसने तो WTO को किनारे कर ही दिया है, तो आपको गंवाना क्या है? लड़ जाइए, कम से कम आप इंटरनेशनल स्टेज पे एक बड़े लीडर के रूप में तो जिसके हम बड़े ख्वाहिश रखते हैं, उभर के तो आइएगा। और भारत ने जो अभी स्टैंड लिया है उससे आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल कतई संतुष्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा तो क्या, क्योंकि इसमें संतुष्ट होने की बात ही क्या है। हम देखिए बहुत स्पष्ट है, सोलर एनर्जी के बिना ये देश जिंदा रह जाएगा, कृषि के बिना ये देश जिंदा नहीं रहेगा। इसमें कोई बहुत बुद्धिमानी की ज़रूरत नहीं है ये समझने के लिए, इस क्षेत्र को बचाना ही है। शुक्रिया डॉक्टर सुमन सहाय, अजय दुआ साहब, हरवीर जी और देवेंद्र शर्मा साहब चंडीगढ़ से हमारे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़ने के लिए। तो हमारे पैनल का मानना है कि अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अगर भारत को अपना पक्ष मजबूती के साथ WTO की मंत्री स्तरीय वार्ताओं में रखना है और अगर अपनी बात को मनवाना है तो बात को मजबूती के साथ कहना पड़ेगा, अपने हितों को सर्वोपरि रखना पड़ेगा। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।